था। चलिए तुम्हारा ऑब्जेक्ट दिया है तो इसको पहले कंप्लीट करो, यानी ऑप्शन नंबर 1, ही हैड भारत की मानक योग्यता रेखा कौन सी रेखा है? भारत की मानक योग्यता रेखा कौन सी रेखा है? बिफोर के बाद का लीजिए आई गॉन। यहाँ आपको बार बार बताया जा रहा है कि जो लास्ट में समाप्त होता है उसमें क्वेश्चन सभी को समझना है अच्छे तरीका से। क्या कह रहा है कि भारत की मानक यामयोतार रेखा कौन सी रेखा है? ऑप्शन नंबर ए इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है 23.30 अंश उत्तरी अक्षांश ए 23.30 हर पे भी ध्यान देना है। यहाँ पे अंश उत्तरी अक्षांश जब भी लगाइए, ठीक है। उत्तरी आगे अक्षांश अगला क्वेश्चन बोलिए। बी शिक्षक के 23.30 अंश दक्षिणी अक्षांश शांत हो चुके थे। इसके बाद कौन बनाइएगा? सी। चलिए लक्ष्मी बना लेंगे। अरे यहाँ से काट के कहाँ चल गया? बनाई ना, बनाएगी बना लेंगे। पूर्वी देशांतर नहीं आई थी, नहीं आता है। काहे नहीं आता है? काहे नहीं आता है रे? और डी बुलाएगी तभी ना आएगा। कहने का मतलब है इनमें से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन समझिएगा एक बार और। भारत की मानक यामयोतार रेखा कौन सी रेखा है? यानी कह रहा है कि भारत में कौन सा रेखा यामयोतार रेखा है ना? 23.30 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.30 अंश दक्षिणी अक्षांश या 82.30 अंश पूर्वी देशांतर या इनमें से कोई नहीं है। तो अगर इस तरीका से क्वेश्चन आता है या इस तरीका से आंसर रहेगा तो आपको लगा देना है ना, सी में 82.30 अंश पूर्वी देशांतर यामयोतार रेखा का ना है। क्या है? 82.30 अंश। कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन उतारिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से दिल में क्या चल रहा है जान रहे हैं? हमको से क्या चल रहा है नहीं गुजरती है। आप लोग जान रहे हैं क्या? नहीं जान रहे ना? है। इसीलिए आप लोग को बार कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, खड़ा होकर के पूछिएगा तब समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, तो अगला तो भी समझ में आएगा, है ना? चलो ऑप्शन नंबर सी क्या है? यही ना, शिक्षक झारखंड, वाले लड़के शांत हो चुके थे तो शांत होना के क्या लिखवाया था आप लोग को? ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। क्या देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? जो बीचों बीच भारत का रेखा, जो कर्क रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड और उड़ीसा से किस राज्य से नहीं गुजरता है? नहीं की बात बोला है ना? तो आप याद रखिएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसलिए हम आंसर को डी लगा देंगे, क्योंकि नहीं पूछ रहा है कि किस राज्य से नहीं गुजरती है ना? तो हम उड़ीसा लगा देंगे। अगर इसी तरीका से अगर पूछा जाता कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है तो हम गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड ये आंसर देते, लेकिन कह रहा है नहीं गुजरती है, वो है क्या? उड़ीसा। कोई दिक्कत किसी को?
नहीं ना। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? एक दिन में कंप्लीट करेंगे। और अगर एक दिन में नहीं होगा, विश्व का कंप्लीट करेंगे, यानी 4 या 12 दिन में टोटल सबसे बजट और पास्ट ऑफ फ्यूचर ऊंचा शिखर माउंट ठीक रहेगा। विश्व का सबसे और आप लोगों को क्या है ऊंचा बता देंगे, तो शिखर वीडियो बना रहे हैं, माउंट बना के आप लोग को भेज देंगे। मोबाइल में बुलाइएगा जहाँ पर वहाँ से देख लीजिए। एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये सही रहेगा। एवरेस्ट अपना अपना मोबाइल में सब रखिएगा। किस जहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो मोबाइल चला के किस देश समझाया फिर समझ में आता है। में स्थित है ना? है? जैसे यहाँ पे लोग समझाए के साथ हो जाते हैं, हो जाता है ना, घर चल जाते हैं, फिर बोलते हो ना आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे आप सभी। विश्व का, विश्व मतलब क्या होता है? संसार, दुनिया, है ना। ये पूरे धरती है, वो पूरे विश्व कहलाता है पूरे, है ना। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, है ना, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? कह रहा है कि तो सबसे ऊंचा अगर कोई शिखर है वो है आपका माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जो शिखर है, तो वो शिखर किस देश में है, उस देश का नाम बताना है। वो कौन सा देश में ये माउंट एवरेस्ट है? तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए भारत, बिफोर द टीचर, ऑप्शन नंबर बी गेम। आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि गेम लिखाएगा, भरपूर लिखाएगा। चलिए मिला लिए, ठीक है। चीन, अब छठा क्वेश्चन बोलिए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। 5 गो है, आप लोग हमको मतलब आशा है बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो ये 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में, ये चारों देशों में से किस देश में स्थित है? कौन से शिखर? माउंट एवरेस्ट, जो पूरे विश्व, पूरे दुनिया के सबसे ऊंचा शिखर है, वो कौन सा देश में है? तो आप याद रखेंगे, भारत, चीन, नेपाल और पाकिस्तान दिया हुआ रहेगा। तो माउंट एवरेस्ट अगर सबसे ऊंचा शिखर अगर है तो है आपका नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। क्या देंगे? ठीक है, कोई दिक्कत? नेगेटिव चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नकारात्मक, जिसमें नकारता हुआ हो, यानी नकारात्मक का बोध हो, तो ये वाला समझाएंगे। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा है उसे क्या कहते हैं? एक स्थलीय भाग, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से, जिसका गलत है वो भी मिला लेगा, जिसको सही है वो भी मिला लेगा, है ना। देख लीजिए आप अच्छा से। 3 ओर समुद्र से घिरा हो, समुद्र से घिरा हो। क्वेश्चन समझिए, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से, कितने ओर से? 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। एक ओर सिर्फ ना हो और बाकी तीसरों तरफ क्या हो? समुद्र से घिरा हो, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए द्वीप, ऑप्शन नंबर बी तट, ऑप्शन नंबर सी प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या है? एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से घिरा हो, समुद्र से घिरा हो, उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए द्वीप, ऑप्शन नंबर 2 तट, ऑप्शन नंबर सी प्रायद्वीप और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इन्हें हम कहेंगे? तो याद रखेंगे कि इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें प्रायद्वीप कहेंगे। 3 ओर से घिरा हुआ हो, मालूम है ना। समुद्र के तीनों तरफ, यानी बीच एक जगह है और समुद्र से तीनों तरफ से घिरा हुआ हो, सिर्फ एक तरफ ना हो, उसे हम प्रायद्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। तो आपको टिक लगा लेना है सी, सी में लगा लेना है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, गोवा के दक्षिण स्थित
गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? मेहनत करो, उतना दूर से आती है। कह रहा है कि गोवा के दक्षिणी में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को गोवा में दक्षिण में स्थित है। गोवा में दक्षिण में स्थित है और पश्चिमी तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आप ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर बी कन्नड़, ऑप्शन नंबर सी कोंकण, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी सरकार। क्या कह रहा है कि गोवा के दक्षिणी में स्थित है और पश्चिमी तटीय के पट्टी को किस नाम से जाना जाता है ना। गोवा एक जगह है, उसके गोवा दक्षिण में स्थित है, लेकिन उसके पश्चिमी है ना भाग जो पट्टी है उसे हम किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन कोरोमंडल, बी कन्नड़, सी कोंकण और डी उत्तरी सरकार। तो याद रखेंगे, अगर इस तरीका से क्वेश्चन आएगा तो आपको लगा देना है कन्नड़ पश्चिमी तटीय पट्टी को नाम से जाना जाता है। कन्नड़ दक्षिणी पट्टी के नाम से जाना जाता है। एक मिनट, सभी लोग इधर ध्यान देंगे। एक बार इसको हम दोबारा समझा दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी कोई लिखेंगे नहीं, इधर पहले ध्यान दीजिए, आप लोग को मौका मिलेगा लिखने का। क्या है? भारत की मानक यमोत्तार रेखा कौन सी रेखा है ना। ऑप्शन दिया हुआ है ए 23.30 अंश उत्तरी अक्षांश, बी 23.30 अंश दक्षिणी अक्षांश, सी 82.30 अंश पूर्वी देशांश, या डी इनमें से कोई नहीं। अगर इस तरीका से क्वेश्चन अगर आपको आता है और पूछता है कि भारत के मानक यमोत्तार रेखा कौन सी है, तो आंसर बताना है 82.30 अंश पूर्वी देशांतर। ये यमोत्तार रेखा का मतलब रेखा है। कोई दिक्कत? आगे, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए, पहले सवाल को समझना है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कभी भी अगर लिखेगा तो आंसर बताना है उड़ीसा से कर्क रेखा गुजरती नहीं। कोई दिक्कत? तीसरा ऑप्शन है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट शिखर कौन सा देश में उपस्थित है? तो याद रखेंगे कि नेपाल में उपस्थित। कहाँ है? नेपाल में। ये है ऑप्शन नंबर 4। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से घिरा हो उसे हम क्या कहेंगे? 3 ओर से समुंदर से घिरा हो उसे हम क्या कहेंगे? तो याद रखेंगे, कभी भी 3 ओर से समुंदर कोई स्थलीय भाग है और 3 ओर की समुंदर से घिरा हो तो उसे हम प्रायद्वीपीय कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय। ऑप्शन नंबर 5, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको अगर आंसर रहेगा तो आंसर आपको बता देना है कि कन्नड़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कन्नड़ के नाम से जाना जाता है। चलिए, आप सभी सबको उतार दीजिए। चलिए, आप सभी तो लिख लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन। किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? छठा क्वेश्चन, किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? प्रवाल भित्ति से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए
लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर 2 अंडमान द्वीप, सी निकोबार द्वीप, और बी उपयुक्त सभी। देखिए कह रहा है कि किसी द्वीप का निर्माण परवाल भीति सिवाय, कह रहा कौन सा द्वीप का निर्माण परवाल भीति से हुआ है। तो याद रखेंगे कि लक्षद्वीप ए, अंडमान द्वीप बी, निकोबार सी और उपयुक्त सभी। तो ये तीनों यानी लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप ये तीनों परवाल भीति से हुआ है। तो तीनों का आंसर क्या होगा? चौथा में क्या लिखा हुआ है डी में? उपयुक्त सभी। यानी ये सभी, ये जो लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार ये तीनों परवाल भीति से निर्माण हुआ है, इसीलिए हम इसका आंसर लिखेंगे उपयुक्त सभी। डी में हम इसका टिक लगा लेंगे, ठीक है। यानी उपयुक्त सभी किसी द्वीप का निर्माण परवाल भीति से हुआ है। किस द्वीप का निर्माण परवाल भीति से हुआ है? तो याद रखेंगे ये सभी द्वीप परवाल भीति से ही निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए। विश्व का सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी का है? विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी का है? अफवाह द्रोणी किस नदी का है? क्वेश्चन है विश्व का सबसे अफवाह द्रोणी किस नदी का है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। सॉरी, एक मिनट, मिस्टेक। द्रोणी पूछा है ना किस नदी का? तो ऑप्शन नंबर ए अमेजन, ऑप्शन नंबर बी नील, और ऑप्शन नंबर सी सिंधु, ऑप्शन नंबर डी गंगा। क्या कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी का है? तो सबसे विश्व का अफवाह द्रोणी किस नदी का है? तो याद रखेंगे अमेजन नदी का है सबसे बड़ा विश्व का, ठीक ना। अमेजन नदी का विश्व का है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? कह रहा है कि कौन सा नदी है जो अरब सागर में, अरब जो सागर है उसमें गिरता है पानी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी।
क्या कह रहा है कि कौन सा नदी अरब सागर, ये सब नदियों में से कौन सा नदी है जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है, पानी बहकर अरब सागर में जाती है, कौन सा नदी का पानी, है ना। तो आंसर आप लिख लीजिएगा, अगर इस तरीका से आता है तो आंसर है आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी वो है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी का जो पानी है वो सारा अरब सागर में गिरती है, इसलिए नर्मदा नदी हम लिख लेंगे, OMR में फिल करेंगे। अगला क्वेश्चन, रामपुर गांव की कितनी प्रतिशत, रामपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए, अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। क्या कह रहा है कि रामपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या आजीविका के लिए, जीने खाने पीने के लिए, रहन सहन के लिए कितने प्रतिशत कृषि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए 25%, ऑप्शन नंबर बी 35%, ऑप्शन नंबर सी 75% और ऑप्शन नंबर डी 100%। कह रहा है कि बताइए रामपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने जिंदगी बसर करने के लिए कितने प्रतिशत कृषि पर आधारित है, यानी खेती पर वो जीवन गुजारते हैं। तो याद रखेंगे, आप सभी को बताया भी गया है कि 75% है ना आपका रामपुर के लोग कृषि पर आधारित है। 75% लोग कृषि करते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। आज P2 का लास्ट क्वेश्चन 10वां, खरीफ फसल की अवधि क्या है, खरीफ फसल की अवधि क्या है। ऑप्शन नंबर ए जून से अक्टूबर, जून से अक्टूबर, बी नवंबर से अप्रैल, नवंबर से अप्रैल, सी अप्रैल से अगस्त, अप्रैल से अगस्त और डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे आप सभी, खरीफ फसल की अवधि क्या है, जून से अक्टूबर, बी नवंबर से अप्रैल, सी अप्रैल से अगस्त और डी इनमें से कोई नहीं। खरीफ फसल जानते हैं? नहीं मालूम होगा आप लोग को। याद रखिएगा, जो धान उन लोग बोते हैं ना, धान को खरीफ फसल कहा जाता है। तो खरीफ फसल धान कब होता है? जून में बरसात होता है। और अभी कौन चल रहा है, कौन चल रहा है? अक्टूबर नवंबर, नवंबर चल रहा है ना, अक्टूबर, यानी जून से अक्टूबर तक जो चलता है उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। तो हम टिक में लगा देंगे ए पे, क्या लगा देंगे? ए पे टिक लगा देंगे। खरीफ फसल का अवधि, खरीफ फसल का समय है जून से अक्टूबर तक। कोई दिक्कत? एक बार आप सभी इसको ध्यान देंगे, एक बार और समझा दे रहे हैं। किस द्वीप का निर्माण परवाल भित्ति से हुआ है? किस द्वीप का निर्माण परवाल भित्ति से हुआ है? लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, ये उपयुक्त सभी। तो याद रखेंगे कि निकोबार द्वीप परवाल भित्ति से हुआ है, अंडमान द्वीप भी परवाल भित्ति से हुआ है और लक्षद्वीप भी परवाल भित्ति से हुआ है। इसलिए इसको हम तीनों सभी लिख देंगे, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तीनों परवाल भित्ति से हुआ है। कोई दिक्कत? अगला, विश्व की
सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? कह रहा विश्व का अपवाह द्रोणी किस नदी का है ना? तो याद रखेंगे अमेजन, नील, सिंधु और गंगा। तो इस तीनों में से अपवाह द्रोणी अगर विश्व का सबसे बड़ी है वो है आपका अमेजन। क्या है? अमेजन। अगला है कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सा नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है? याद रखेंगे गंगा, यमुना, नर्मदा और गोदावरी। तो इसमें से नर्मदा नदी है जो कि आपका अरब सागर में गिरती है। कोई दिक्कत? आगे, रामपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने आजीविका के लिए कृषि पर आधारित है? तो ऑप्शन दे देना है 75% कृषि पर आधारित है अपना आजीविका को, जीवन को यापन करने के लिए, जिंदगी गुजारा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है खरीफ फसल की अवधि क्या है? तो याद रखिएगा खरीफ फसल का अवधि जून से लेकर अक्टूबर तक रहती है। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि खरीफ फसल की अवधि क्या है, तो आपका आंसर दे देना है कि जून से अक्टूबर तक। कोई दिक्कत? चलिए आज आप लोग को ये है P2, कल आप लोगों का P3 बताया जाएगा। धन्यवाद।